Good morning, students. Myself, Neha Parekh, welcome you in the our next video. In the last video, we have seen about the Newton's gravitational law. Today, we will move further. First of all, I want to say you something that you should always sit with your textbook. आपको जब भी मेरा वीडियो आप देखते हो आपको आपकी टेक्स्ट बुक क्या करनी है, आपके सामने रखनी है। मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद वो पूरा ग्रो थ्रू करना है। रोज़ आपको इसी तरह आपकी रिवीजन करना है। इसी के साथ साथ हम आपको होमवर्क में कुछ होमवर्क्स देते हैं, वो आपको करना है। और साथ में ही आपको एक गूगल फॉर्म देते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको फिलअप करके आपको भेजना है, जिससे आपकी प्रेजेंटी उसमें हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। एज वी हैव स्टडीड द यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ हमने देखा था, ठीक है। उसी के बाद आगे नेक्स्ट पेज नंबर 5 से हम लोग द नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज गिवन? द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. The center of mass of a spherical object having uniform density at its geometrical center. The center of mass of any object having uniform density is at its centroid. As it is given that कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन, ठीक है बच्चों, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसको सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये उस जो टोटल मास जो होता है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, सेंटर में होता है। जैसे कि ये टेबल की बात करते, वी हैव सीन हियर ये राउंड टेबल्ड है, ठीक है। इसका टोटल मास कहाँ होता है, यहाँ पे सेंटर पे कहीं क्या होगा, वो लोकेट होगा। पूरा जो एज्यूम उसका जो मास बोलेगा वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, यहाँ पे सेंटर्ड पे क्या होता है, कंसिडर करता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज सेट एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। उसकी पूरे यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ यहाँ पे सेंटर पे वो क्या होता है, मास कॉन्सेंट्रेट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो आपका सर्कल नहीं है, अगर सर्कल है, जैसे अपन ने देखा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में, कोई जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके सेंटर से यहाँ पे दो अगर ऑब्जेक्ट लिए थे अपन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, उसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कंसिडर करते थे, उसके अपन सेंटर से करते थे। अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर सर्कल स्फेरिकल शेप में नहीं है, सपोज ये कोई आपका रेक्टेंगल है या स्क्वायर में है, तो उसका जो सेंटर ऑफ होगा, जो भी एक सेंटर अज्यूम करेंगे उसका वहाँ से वो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, अज्यूम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो टोटल मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होता है, सेंटर पे क्या होता है, अज्यूम करते हैं टोटल मास या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर आपका गोल नहीं है तो उसका जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर से उसका सेंट्रॉइड फॉर्म होता है, जैसे अपने ट्राइंगल में देखा था कि सेंट्रॉइड फॉर्म करते थे, जहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड ऑब्जेक्ट के इनसाइड में हो या आउटसाइड में हो, वहाँ पे उसका सेंटर क्या, टोटल मास जो होता है वहाँ पे सेंट्रॉइड पे क्या होता है, अज्यूम किया जाता है, वहाँ पे ही कंसंट्रेट किया जाता है। Now next we move towards the uniform circular motion magnitude of centripetal force. Before we start, I have a question, या आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, why did Newton's assume inverse square dependency on distance in this law of gravitation? Kepler's न्यूटन्स ने जो अपने को लॉ दिया हुआ है, जो डिस्टेंस उसमें इन्वर्स में जो डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो डिनोमिनेटर में क्यों दिया हुआ है, डी की वैल्यू डिनोमिनेटर में क्यों दी है, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प लेते हैं। और इसी में ही केप्लर्स का जो लॉ है, केप्लर्स का थर्ड लॉ है, उसको अज्यूम करके अपन बताएंगे कि यहाँ पे न्यूटन्स ने डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों लिया है, इससे अपन यहाँ पे इसके बाद इसको प्रूव करने वाले हैं। सपोज वी टेक दिस इज अ सर्कुलर, ठीक है, एक सर्कल लिया हुआ है, ठीक है, सर्कल है, और यहाँ पे सपोज जो सेंटर है उसको मैं मानती हूँ ये सन है, सपोज दिस इज द सेंटर सन।
जैसे अपन ने केपलर्स लॉ में देखा था, वैसे सन इज द सेंटर। यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्बिट ले लिया है, यहाँ पे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, एज वी सीन इन अ केपलर्स लॉ, यहाँ पे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। एज इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो यहाँ पे एक मोशन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो इसकी कोई तो भी क्या होंगी, वेलोसिटी होंगी, क्योंकि हर बार ये अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसकी स्पीड होंगी। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। अब जब इस बात, और ये प्लैनेट रहेगा उसका कोई कुछ तो भी क्या होगा, मास दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं कि जो फोर्स अप्लाइड होता है, अब यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन में फोर्स अप्लाइड होता है कौन सा होता है, वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर पीरियड ऑल्सो। कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है प्लैनेट और सन के बीच में, वो कौन सा हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अपन ने कॉन्स्टेंटली एक्ट करता है। एंड इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। कैसे दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये F इक्वल टू mv² अपॉन r, वेर m इज द मास, v is the velocity and r is the distance between the sun and the planet. If planet is revolving around the sun in the circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F equal to mv² upon r, where m is the mass of the planet, v is the speed and r is the distance from the planet. As अब अपने को पता है कि ये जो planet है कहाँ मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, गोल घूम रहा है। गोल घूम रहा है, ये कैसा है आपका, सर्कल है। सर्कल है तो इसका पाथ जो है, जो टोटल पाथ है वो क्या है आपका, कौन सा रहेगा, 2πr, क्योंकि ये इसका सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, 2πr। तो ये जो पाथ हो गया वो भी कितना रहेगा आपका, 2πr। जो टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, इसको 1 रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लग रहा है, तो टाइम कितना बोलेंगे अपन, उसको टाइम जो लग रहा है वो अपन यहाँ पे अज्यूम करेंगे, टाइम इज इक्वल टू टी। जो पूरा टाइम पीरियड लग रहा है रिवॉल्यूशन का, उसको अज्यूम करते हैं टी। मूविंग टू द नेक्स्ट, the distance traveled by the planet in one revolution, it is the perimeter of the orbit, that क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर है तो पेरीमीटर नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, सरकमफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2πr। r is the distance of the planet from the sun, time taken, period of revolution, पूरा एक क्या लेते हैं अपन, t लेते हैं। नेक्स्ट, we know that speed is equal to distance upon time। अब यहाँ पे स्पीड अपन एग्जैक्टली बोलेंगे, इसको v लेते हैं, v इज इक्वल टू, कि स्पीड ही क्या होती है, एक डायरेक्शन में है तो वो वेलोसिटी हो जाती है, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, 2πr, तो 2πr अपॉन t। नेक्स्ट, वी हैव द फॉर्मूला, अपन ने जो लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसे दिया जाता है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये जो देखो, ये यहाँ पे जो v की वैल्यू है क्या हो गई, 2πr अपॉन t। तो यहाँ पे अपने को फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे v की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 2πr अपॉन t। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ v की वैल्यू, तो कितना आ गया, m, v के बदले 2πr अपॉन t होल स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4, ये m एज इट इज है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन ये t स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में ले लेते, आ जाएगा आपका t स्क्वायर, और ये जो r है वो एज इट इज, तो ये आपकी टर्म आ गई। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे अपन एक r और ये एक r क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। एज वी नो द केपलर्स थर्ड लॉ, वहाँ पे कैसा रिलेशन है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कितना है, पढ़ा था अपन ने, इक्वल टू कांस्टेंट होता है, k होता है, तो इसलिए अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे r है पर अपने को स्क्वायर क्यूब चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर
व्हाट वी विल गेट, मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं तो 4m² r स्क्वायर, ये पूरा r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। r ये ऑलरेडी r था और स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो r³ अपॉन t स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म आगे जाके क्या हो जाती है, टी स्क्वायर अपॉन r³ इक्वल टू k कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो 4m² अपॉन r स्क्वायर इंटू के, बट 4m ये पूरी टर्म क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट हो जाती है इक्वल टू कांस्टेंट। सो न्यूटन कंक्लूडेड दैट so Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on a planet, it is responsible for the circular motion, must be inverse proportion to the square of the distance between the planet and the sun. Newton identified this force with the force of gravity, hence postulate the inverse square law of gravity. यहाँ पे जो distance है आपका क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ही यहाँ पे बताया है आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट, देयरफॉर इट इज द डिस्टेंस, देयरफॉर यहाँ पे जो इनवर्स स्क्वायर लॉ लिया है न्यूटन्स ने, वो यहाँ से केप्लर्स की हेल्प से ही अपने को पता चला है कि ये डिस्टेंस अपन ने क्यों लिया है, इसलिए इसको भी जो अपना न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। ये जो पूरे यूनिवर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा होता है, बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है, पर तो भी इसके कारण पूरी अपनी जो यूनिवर्स है कॉन्स्टिट्यूट है, प्लैनेट से एक रिवॉल्व करते हैं, और ये पूरा ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट के कारण भी अपनी यूनिवर्स एकदम ईजिली मूव ऑन करती है। यहाँ पे दिया हुआ है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन द अदर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक होता है, बट इट कंट्रोल्स द नेचर, जो पूरा नेचर है अपना, जो प्लैनेट्स है, जो बाकी स्टार्स है, कॉन्स्टिट्यूट्स है, उसके कारण पूरे यूनिवर्स को क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप और आपका जैसे आप क्लासरूम में थे, आप और आपके फ्रेंड एक बेंचेस पे बैठे, क्या वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? यस, वहाँ पे स्टूडेंट्स, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में रहता है, या फिर एक आप पेन रखते हैं या एक पेंसिल रखते हैं, दोनों आजू बाजू में है, थोड़े डिस्टेंस में रखें तो क्या वो दोनों के एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है? येस, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट लो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बट इट इज़ वेरी स्मॉल दैट वी कैन नॉट फील इट, वो इतना छोटा होता है कि हम उसे फील नहीं कर सकते हैं। तो फॉर टुडे वी विल कंक्लूड दिस, हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ and be at home. Thank you.